जो मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपका शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अक्टूबर माह के असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन। आपको इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। इसके पहले बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के डाल दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, ये जीव विज्ञान का है, आपका रसायन विज्ञान, फिजिक्स का हमने डाल दिया है। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब ये देख लेते हैं हम लोग बायोलॉजी का सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF बच्चों चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाclasses.com। ठीक, वंदनाclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको पूरी सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और सारे आराम से लिख लीजिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है DNA अणु को RNA की तुलना में अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? ठीक, तो DNA आपका क्या होता है, RNA की तुलना में एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? ये आपको बताना है। तो DNA तो बच्चों आपका आनुवंशिक पदार्थ होता ही है, तो इसको RNA की तुलना में किस प्रकार से ज़्यादा अच्छा होता है ये आपको बताना है। तो जिसमें आपको लिखना है कुछ विषाणु के अपवाद के साथ RNA के बजाय DNA पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन में वंशानुगत आनुवंशिक कोड वाहक होता है। DNA RNA की तुलना में अधिक लचीला और अधिक आसानी से मरम्मत करने। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या JEE नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। करने वाला दोनों होता है। ठीक, नतीजतन देखें DNA आनुवंशिक जानकारी के अधिक स्थिर वाहक के रूप में कार्य करता है जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक है। डबल पेचदार संरचना के कारण DNA अधिक सूचना सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक बार दोहरी पेचदार संरचना न्यूक्लियोटाइड आधारों को संरचना के अंदर रखकर उनकी रक्षा करती है। और दूसरी बात यह है कि दोहरी पेचदार संरचना प्रतिकृति के दौरान होने वाली किसी भी त्रुटि की पहचान करने में भी मदद करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको DNA और RNA में बताना है कि DNA आपका किस तरीके से ज़्यादा अच्छा आनुवंशिक पदार्थ है। बच्चों आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब गुण जाते हैं तो उन गुणों को आदान प्रदान करने का कार्य जो करते हैं वो DNA और RNA करते हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो DNA होता है। DNA के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से पहले का आंसर आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका आनुवंशिक कोड क्या है। आनुवंशिक कोड की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, DNA किस तरीके से RNA से ज़्यादा अच्छा है। अब पूछा गया है आपसे आनुवंशिक कोड क्या है, आनुवंशिक कोड की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक, तो आनुवंशिक कोड क्या होता है बच्चों, आनुवंशिक कोड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA। ठीक, DNA और राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। ठीक, RNA ये इनकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे एक एक नंबर में ऑप्शनल पूछ दिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका
डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेना है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो प्रोटीन के एमिनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करता है, हालांकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के रैखिक अनुक्रम में प्रोटीन अनुक्रमों की जानकारी शामिल है। प्रोटीन सीधे डीएनए से नहीं बनाए जाते, इसके बजाय एक दूत आरएनए यानी कि दूत आरएनए को एमआरएनए, ठीक, एमआरएनए भी कहते हैं। एमआरएनए अणु को डीएनए से संश्लेषित किया जाता है और प्रोटीन के गठन को निर्देशित करता है। आरएनए चार न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसमें आपका एडेनिन का ए, ग्वानिन का जी, साइटोसिन का सी, यूरेसिल का यू, ठीक। 3 आसन्न न्यूक्लियोटाइड एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसके कोड के रूप में जाना जाता है, जो एक एमिनो एसिड के लिए कोड होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको आनुवंशिक कोड के बारे में लिखना है और इसमें लिख देना है यह ट्रिपलेट कोड है। कोडान विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित एमआरएनए के 3 नाइट्रोजनी बेस का क्रम होता है, ठीक। इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट लिखना है, कोड कोमा विहीन होता है, 2 कोडोन के बीच विराम नहीं होता या 2 संलग्न कोडोन के बीच कोई रिक्त नहीं होता, ठीक। तो इस तरीके से आपको कोडोन की परिभाषा और कोडोन के बारे में लिख देना है। इसी तरीके से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको इंग्लिश का, हिंदी का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। टीआरएनए क्या होता है? इसको ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए बोलते हैं। और आपका ये आरएनए होता है, ठीक, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी इसको कहते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको लिखना है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए या संदेश वाहक आरएनए इसको बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक में स्थित डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक सूचना प्राप्त करता है। एमआरएनए का निर्माण डीएनए के रज्जु को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके किया जाता है, जिसके कारण एमआरएनए में पूरक क्षार होते हैं। एक कोशिका में कुल आरएनए का 3 से 5% भाग आपका टीआरएनए होता है, ठीक। इस तरीके से पूरा आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही एमआरएनए से एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, इसलिए इन एमआरएनए को पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक एमआरएनए से केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती हैं, जिसे मोनोसिस्टोलिक आरएनए कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको एमआरएनए लिखना है। इसके बाद है टीआरएनए, ठीक। तो टीआरएनए की परिभाषा सहित आपको बताना है टीआरएनए क्या होता है। यह सबसे छोटा आरएनए है, जिसमें 75 से 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यह प्रोटीन के संश्लेषण के समय राइबोसोम के ए स्थल में एमिनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। प्रत्येक 20 एमिनो अम्ल के लिए विशिष्ट टीआरएनए होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रत्येक टीआरएनए एक ही अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम ले जाता है। अतः एक कोशिका में टीआरएनए या टीआरएनए को घुलनशील या एडॉप्ट आरएनए भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है 3, एक कोशिका में कुल आरएनए का 16 से 18% भाग आपका टीआरएनए होता है। तो ये आपको तीनों पॉइंट लिख देने हैं टीआरएनए में। इसके बाद आपको बच्चों लिखना है राइबोसोम आरएनए या फिर आरआरएनए, ठीक, स्मॉल आर आरएनए, ठीक। इस तरीके से अगर बच्चों पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी bandhanaclasses.com पर। तो आप जल्दी से जाइए, सर्च कीजिए गूगल पर bandhanaclasses.com, ठीक। हमारे इस वेबसाइट पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं राइबोसोम आरएनए क्या होता है। आरएनए राइबोसोम का एक घटक है। यह राइबोसोम का 80% भाग बनाता है, ठीक।
तो यहाँ पर आपको आरआरएनए राइबोसोम का एक घटक है। यह राइबोसोम का 80% भाग बनाता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तथा आरआरएनए से मिलकर बना होता है। आरआरएनए का संश्लेषण क्रोमोसोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र में पाई जाने वाली राइबोसोमल जीनों में निहित सूचना से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, एक कोशिका में पाई जाने वाली कुल आरएनए का 80% भाग आरएनए होता है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है एक कोशिका में पाई जाने वाले कुल आरएनए का आपका 80% भाग आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है। नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट लिखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो 2 उप इकाइयों 70S तथा 30S से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, ये आपको जरूर लिख लेना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से कैसे अलग है। जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं ये सामान्य कोशिका से किस प्रकार से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना था। ठीक, तो इसका बच्चों आंसर आपको लिखना है, कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका में निम्न अंतर होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर सामान्य कोशिकाएं बढ़ना प्रजनन बंद कर देती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए यदि त्वचा में एक कट की मरम्मत के लिए कोशिकाओं का उत्पादन किया जा रहा है तो नई कोशिकाओं का उत्पादन नहीं होता जब तक छेद को भरने के लिए पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक, जब मरम्मत कार्य किया जाता है इसके विपरीत पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद नहीं होती हैं। इस निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप अक्सर एक ट्यूमर यानी कैंसर कोशिकाओं का एक समूह बनता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह अन्य कोशिकाओं के साथ बातचीत नहीं करती। अन्य सामान्य कोशिकाएं आसपास की अन्य कोशिकाओं से भेजे गए संकेतों का जवाब देती हैं जो कहते हैं अनिवार्य रूप से आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। जब सामान्य कोशिकाएं इन संकेतों को सुनते हैं तो वे बढ़ना बंद कर देते हैं। कैंसर कोशिकाएं इन संकेतों का जवाब नहीं देती। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट है आपका सामान्य कोशिकाएं उन पदार्थों का चुनाव करती हैं जो उन्हें एक समूह में एक साथ चिपका देते हैं। कैंसर कोशिकाएं इन पदार्थों को बनाने में विफल हो जाती हैं और शरीर में दूर के क्षेत्रों में या रक्त प्रवाह या लिप की प्रणाली के माध्यम से आसपास के स्थानों पर तैर सकती हैं। तो कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका में क्या डिफरेंस होता है आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें सॉल्यूशन का तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा लक्षणों का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो रोगजनक का नाम और आपका संक्रमण कैसे फैलता है, लक्षण आपको पूरा वर्णन करना है। पहला है आपका अमीबता। अमीबता क्या होता है, रोगजनक इसका बताना है। तो रोगजनक होता है ई हिस्टोलिट का एक एकल कोशिका प्रोटोजोआ है जो आमतौर पर मानव शरीर में प्रवेश करती है। भोजन या पानी के माध्यम से अल्सर को निकलता है तो यह मल के सीधे संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक, तो यह आपको अमीबता में लिखना है। इसके बाद संक्रमण कैसे फैलता है, जो लोग उष्ण कटिबंधीय स्थानों की यात्रा कर चुके हैं जहां खराब स्वच्छता होती है वहां से भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका खराब स्वच्छता स्थितियों वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के अप्रवासियों के द्वारा हो सकता है। जो लोग खराब सैनिटरी परिस्थितियों वाले संस्थान में रहते हैं जैसे कि जेल, तो इनमें भी आपका ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं संक्रमण। जो पुरुष अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं उनको भी हो सकता है। समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले रोग भी हो सकते हैं। लक्षण है आपका अमीबियासिस के लक्षणों में ढीले मल, पेट में ऐंठन, पेट दर्द शामिल होता है।
यानी कि इनके लक्षण है कि आपका ढीले मल हो जाएंगे, पेट में ऐंठन होगी और पेट में दर्द होगा। हालांकि अमीबियासिस वाले अधिकांश लोगों को महत्वपूर्ण लक्षणों का अनुभव नहीं होता। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। सेकंड है बच्चों हैजा। हैजा क्या होता है? रोगजनक का नाम लिखना है, लक्षण लिखना है। तो हैजा के बारे में लिखना है आपको। विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। विब्रियो कोलेरी इसका वाहक होता है। विब्रियो नेसी परिवार का एक सदस्य है जिसमें पानी में रहने वाले जीवाणुओं की 3 चिकित्सीय रूप में से महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। यह एक छोटा सा नकारात्मक राड के आकार का जीवाणु है जो पृथक होने पर घुमावदार दिखाई देता है। वी हैजा के 200 से अधिक विभिन्न सेरोग्रुप हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ओ एंटीजन नामक प्रोटीन की संरचना के आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद संक्रमण लिखना है और आपका संलक्षण लिखना है। ठीक, तो पूरा इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये देखिए पूरा इस तरीके से आपका दिया गया है। इसके बाद आपका मलेरिया का रोगजनक, ये पूरा आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ठीक, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप गूगल पर अभी सर्च करिएगा vandanaclasses.com। तो वो जो सॉल्यूशन की पूरी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप आराम से वहाँ से भी लिख सकते हैं डाउनलोड करके। सभी सब्जेक्ट के लगभग हमने वीडियो भी डाल दिए हैं, तो वीडियो भी आपको देख लेना है, या फिर आपको साइट से डाउनलोड करके लिखना है तो साइट से डाउनलोड करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है विस्तार से आपको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है। एमिनो अम्लों की पेप्टाइड बंधन से जुड़ी संरचना को प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्ल से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक, तो ये दोनों आपको चरण लिख देना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में स्थानांतरण को आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद RNA पॉलीमराइज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। DNA के प्रमोटर हिस्से में इस एंजाइम के बांधने के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक, इसके बाद ट्रांसलेशन में आपको ये पूरा लिख देना। mRNA में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के अनुरूप एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन के बारे में पूरा आपको लिख देना है। ये था बच्चों बायोलॉजी का आपका पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। बच्चों फुल सॉल्यूशन PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। vandanaclasses.com पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगी। आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो बेहतर उत्तर के लिए आप जल्दी से अभी सर्च करिएगा vandanaclasses.com। सभी सब्जेक्ट के आंसर आप वहां से नोट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। ये पूरी सॉल्यूशन की PDF हम टेलीग्राम में भी सेंड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।